हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं शोएब अहमद आप सभी के लिए एम्स नॉट सेट को ध्यान में लेते हुए पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला लेकर के आया है आरोग्यम बैच। मेरे प्यारे साथियों, ये आरोग्यम बैच कंप्लीटली थ्योरेटिकल क्लासेस के ऊपर बेस्ड है, जिसके अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की और हर एक सब्जेक्ट के अंदर हर एक टॉपिक की क्लासेस आपको प्रोवाइड की जा रही है अलॉन्ग विद द नोट्स। तो नोट्स जो होने वाले हैं वो पीडीएफ नोट्स होने वाले हैं, जो बोर्ड के ऊपर लिखते हैं वही नोट्स आपको प्रोवाइड कराएंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का आज का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसको हम कहते हैं वाइटल साइन। प्यारे साथियों, ये सारे टॉपिक्स आपको थ्योरेटिकल है, क्योंकि समझना यह है कि हम एक थ्योरी को समझे। पहले जब एक इंसान एक थ्योरी को समझेगा तो वो 100 क्वेश्चन एमसीक्यू के निकाल लेगा, बट रैंडमली 100 एमसीक्यू के करने के बाद एक थ्योरी नहीं बना पाते। तो पीडब्ल्यू नर्सिंग वाला ने चाहा है कि आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी के पूरी थ्योरीज आपको पहले समझाए जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट समझाए जाए, फिर एमसीक्यूज के ऊपर आपको लाया जाए, जिससे कि हमारा बच्चा जो है वो बेहतर से बेहतर परफॉर्म कर सके और एम्स नॉट सेट 2024 को क्रैक कर सके। आज का टॉपिक लेकर के चल रहे हैं। आज के टॉपिक के लिए आप तैयार हो जाइएगा। हमारा आज का टॉपिक है वो है वाइटल साइन। देखिए, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग या फिर आप एज अ नर्स वर्क करना चाह रहे हैं तो आपको वाइटल साइन आने चाहिए। वाइटल साइन प्राइमरी आपकी केयर जो होती है, अगर मेरे पास हॉस्पिटल में पेशेंट आ रहा है तो डॉक्टर सबसे पहला सवाल आपसे यही करेंगे कि व्हाट आर दी वाइटल साइन ऑफ दैट पेशेंट। तो याद रखिएगा, कौन से वाइटल साइन है उस पेशेंट के, वो आपसे सबसे पहले पूछेंगे। वाइटल साइन होते क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखिएगा, हमारा शरीर, मैं आपको बतलाता हूं, हमारा शरीर पूरा का पूरा छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है, और वही सेल एक स्पेशलाइज्ड ग्रुप बना लेते हैं और स्पेशलाइज्ड पर्पस के लिए काम करते हैं, तो उनको ऑर्गन कहते हैं। जैसे कि आपका दिल जो है वो धड़कने का काम करता है, ब्लड को पंप करने का काम करता है, तो आपके गुर्दे जो होते हैं, किडनी जो होती है वो आपके फिल्टर करने का काम करती है। आपका दिमाग सोचने का, यूरिनरी ब्लैडर यूरिन को होल्ड करने का काम करता है। फेफड़े जो होते हैं वो ऑक्सीजन का गैसेस का एक्सचेंज करने का काम करते हैं। तो उसी तरीके से हमारा पूरी की पूरी एक बॉडी जो है मैकेनिज्म बनाती है। यहां हमें समझना क्या है, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में वाइटल साइन को लिया गया। वाइटल साइन आपके ऐसे साइन होते हैं जो आपके बॉडी के ऑर्गन की स्थिति को दर्शाते हैं। क्या बताते हैं कि ये आपके जो ऑर्गन है सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और देखो, वाइटल साइन वाइटल ऑर्गन की फंक्शनिंग को डिनोट कर रहा है। जिन लोगों के वाइटल साइन गड़बड़ा गए, उनके वाइटल ऑर्गन गड़बड़ा गए, और ऑर्गन गड़बड़ा गए तो आप लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस में आ गए। तो ये बात याद रखिएगा। वाइटल साइन क्या है भैया? वाइटल साइन डिनोट्स वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन आपका ब्रेन हुआ, आपका हार्ट हुआ, आपकी वेसल्स हुई, आपका फेफड़े हुए, इन सब को आप वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं। तो यहां हम समझते हैं वाइटल साइन, वाइटल साइन आर दी signs that give information about that give information about vital organs। तो आपसे अगर पूछा जाए वाइटल ऑर्गन कौन कौन से हैं, तो आप बताइएगा कि वाइटल ऑर्गन जो होते हैं वो आपका सबसे पहले ब्रेन, आपका हार्ट, लंग्स, ठीक है, ये सब आपके क्या है, वाइटल है, जरूरी है। अब मैं बोलूं मेरी आंखें वाइटल है क्या? देखिए, वाइटल का मतलब वो होता है कि अगर वो चीज, एक ऑर्गन वो ही खत्म हो जाए तो आप मर जाओगे। मेरी आंखें हैं, उसमें से एक आंख काम नहीं कर रही, एक कर रही है तो मैं जिंदा रहूंगा। कान है, एक काम नहीं कर रहा, एक कर रहा है तो मैं जिंदा रहूंगा। एक हाथ हट गया तो एक है, दूसरे जिंदा रहूंगा। यहाँ समझिएगा, वाइटल ऑर्गन वो होते हैं कि अगर आपका ब्रेन खराब हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते, दिल आपका बंद हो जाए तो जिंदा नहीं रह सकते, फेफड़े अगर चलना बंद हो जाए तो आप जिंदा नहीं रह सकते। यही वाइटल ऑर्गन होते हैं जिनके काम अगर खराब हो जाए तो आप डेथ की कंडीशन में आ जाएंगे। वाइटल साइन ऐसे साइन जो इन ऑर्गन की फंक्शनिंग को बताते हैं। तो अब वाइटल साइन कौन कौन से होते हैं याद रखिएगा। जो वाइटल साइन होते हैं वो होते हैं टेम्परेचर, टेम्परेचर, पल्स,
रेस्पिरेशन। पहला देखिए, टेम्परेचर जो है वो आपके ब्रेन का हाइपोथैलेमस की स्थिति बताता है, आपके पूरे बॉडी की स्थिति बताता है कि ये आपकी बॉडी किस प्रकार से वर्क कर रही है। पल्स जो होती है, आपकी धड़कन जो होती है, पल्स, वो आपके वाइटल ऑर्गन हार्ट को डिनोट करती है कि आपका वाइटल ऑर्गन हार्ट कैसे काम कर रहा है। रेस्पिरेशन जो होती है वो वाइटल ऑर्गन आपके लंग्स को डिनोट करती है कि फेफड़े सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। वैसे ही आपका दूसरा वाइटल ऑर्गन आता है, वाइटल ऑर्गन क्या हम कह सकते हैं, वाइटल साइन आता है, जिसको हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। मैं आप सभी को आगे फर्दर क्लासेस में ये भी समझाऊंगा कि ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसको कैसे मैनेज करोगे, और सारा बहुत सारी मैनेजमेंट आपको सिखाएंगे कि प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल बेसिस के ऊपर प्रायोरिटी में आप एक पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को कैसे संभाल सकते हो। तो यहां ब्लड प्रेशर जो होता है, खून का प्रेशर कितना बन रहा है, ये आपके दो चीजों को डिनोट करेगा, एक तो हार्ट की फंक्शनिंग प्लस आपके वेसल्स किस प्रकार से स्वस्थ है या नहीं है। तो टीपीआर बीपी। अगला आपका एक और होता है जिसको कहते हैं पेन। क्या कहते हैं प्यारे साथियों? पेन कहते हैं। पेन के बाद आता है आपका जिसको हम कहते हैं प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। क्या कहते हैं? प्यूपिलरी रेस्पॉन्स कहेंगे। अब देखिए, आपसे यहां सवाल पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन? कौन सा पांचवा वाइटल साइन होता है? प्यारे साथियों यहां समझना, हमें पता है टी पी आर बीपी, चार तो ये हो गए, पांचवा साइन कौन सा होता है? पांचवा साइन आपसे बोला जाए, आप बोलिएगा पांचवा साइन होता है पेन। क्या होता है? पेन जो होता है पांचवा साइन है। दूसरी बात, एक सवाल और आपको पूछा जा सकता है कि अगर हम बोलें कि हमारा पेशेंट जो है, समझिएगा, ध्यान से समझिएगा, आपसे मैं पूछता हूं, व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन? What is the fifth vital sign in a unconscious patient? पांचवा वाइटल साइन अनकॉन्शियस पेशेंट में। देखिए, वहां तो आपसे क्या पूछा गया था, पांचवा वाइटल साइन बताइए, तो आप बोलेंगे पेन है। बट जब सवाल पूछा जाए व्हाट इज द फिफ्थ वाइटल साइन इन अनकॉन्शियस पेशेंट, कि कोई इंसान बेहोशी की हालत में आया, अनकॉन्शियस है, तो आप उसका पांचवा वाइटल साइन क्या मानेंगे? देखिए, बेहोश आए, होश में आए, टेम्परेचर हम लेना है, पल्स हमें लेनी है, बीपी हमें लेना है, रेस्पिरेशन हमें देखनी है। बट जब होश में आता है तो हम मान लीजिए फ्रैक्चर का एक्सीडेंट होकर के आया, तो हम उससे पूछेंगे भैया कितना दर्द हो रहा है, कहां हो रहा है? तो होश में जब इंसान होगा तभी तो आप पूछोगे कितना दर्द है। वहां तो पांचवा आपका कॉन्शियसनेस में पांचवा तो होगा पेन। बट जब अनकॉन्शियस आया, पड़ा हुआ था रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में, टीपीआर बीपी ले लिया हमने, बट पांचवा हमारा क्या होगा? वो होगा आपका प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स। प्यूपिलरी रेस्पॉन्स का मतलब क्या आता है? देखिए, कई बार आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो होते हैं, जो अनकॉन्शियस पेशेंट आते हैं, उनके ऐसे आंखों को, पुतली को जो है वो इसको चेक करते हैं, ऐसे आंखों को यूं खोलते हैं और एक टॉर्च लाते हैं, टॉर्च को रखते हैं, फिर हटा लेते हैं, फिर टॉर्च को लाते हैं, हटाते हैं। तो उससे क्या होता है, आप देखेंगे अपनी आंखों के अंदर काला सा एक लेंस लगा हुआ है, काला सा आइरिस है, उस आइरिस के अंदर एक प्यूपिल है, छोटा सा छेद। रोशनी जब आती है वो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है, रोशनी हटाते हैं जो प्यूपिल डायलेट हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्ट डायलेट ऐसे चलता रहता है। तो अगर कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट हो रहा है तो ब्लड सप्लाई जा रही है, और ये ब्लड सप्लाई की वजह से कॉन्स्ट्रिक्ट है। और जब किसी का कॉन्स्ट्रिक्ट और डायलेट नहीं हो रहा होता, अनकॉन्शियस है, ब्लड सप्लाई यहां तक बंद हो चुकी है। तो यहां आज मैं आपको जो समझा रहा हूं कि हमारे वाइटल साइन, 5 तरीके के वाइटल साइन। अब देखिए, पहला वाइटल साइन अपन लेकर के चलते हैं, जिसको हम प्यारा सा वाइटल साइन को कहते हैं टेम्परेचर। मैं बेसिक से आपको समझा रहा हूं, ये बेसिक आपको समझना है पूरा का पूरा कि क्या है क्या नहीं है। टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर का मतलब होता है मेरे प्यारे साथियों, हम तो सिर्फ ये जानते हैं ना कि टेम्परेचर का मतलब है कि हमने थर्मोमीटर लगाया, थर्मोमीटर के बाद आपका एक रीडिंग आ गई, हम बोलते हैं टेम्परेचर। बट
जनरली हम देखें टेम्परेचर होता क्या है कि हमारा शरीर जो है वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, और उस एनर्जी में से, भाई एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है और उस एनर्जी में से कितनी लॉस होकर के बची हुई जो गर्मी होती है उसी को आप कहते हैं टेम्परेचर। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। मान लीजिए आपने बहुत सारा खाना खाया, एनर्जी ली, वो एनर्जी जो हमने ली है वो हीट को प्रोडक्शन कर रही है, हीट प्रोडक्शन। मैं काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं थोड़ा सा काम करने में लग गया तो मेरी एनर्जी लॉस हो रही है, और जो लॉस हुई तो ये डिफरेंस जो होता है कि कितना आपने प्रोड्यूस करा आपके शरीर ने और कितना आपका लॉस हुआ, यही गैप को टेम्परेचर कहते हैं, गर्मी, शरीर की गर्मी कहते हैं। तो डेफिनेशन देखिएगा, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट प्रोडक्शन, it is the amount of heat production and it is the amount of heat production and heat, it is the amount of heat production and heat loss by the body, or we can say heat production माइनस हीट लॉस। अब मैं आपको समझाऊंगा हीट प्रोड्यूस कैसे होती है, लॉस कैसे होती है। बराबर आपका क्या बना? टेम्परेचर बन गया कि शरीर में कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हुई, कितनी लॉस हो गई, कितनी बची, उसी को हम क्या कहते हैं? टेम्परेचर कहते हैं। प्यारे साथियों, आपसे यहां पर बहुत सारी चीजें पूछ लेंगे, जैसे कि आपको बेसिक पता होना चाहिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है। सबसे पहला सवाल, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है ये आप समझ के चलिएगा कि हमारा टेम्परेचर जो होता है शरीर का, जब हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करते हैं तो वो टेम्परेचर जो होगा वो कितना होता है। तो दो स्केल चलती है, एक होती है फ़ारेनहाइट, एक होती है सेल्सियस स्केल। तो जनरली हमारे बॉडी का टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और यदि मैं इसको सेल्सियस में कहूं तो 37 डिग्री सेल्सियस। कोई सी भी स्केल को याद रखें, क्योंकि आपको कोई सी भी स्केल दे देंगे, कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए। मैं अभी आपको कन्वर्ट भी सिखाऊंगा। तो पहली बात, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर याद कर लीजिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। दूसरी बात, ये एम्स में एक सवाल पूछा गया था, व्हाट इज कोर बॉडी टेम्परेचर? व्हाट इज कोर बॉडी टेम्परेचर? बच्चे क्या करते हैं, यहां 98.6 दे देंगे ना तो उसको जोश जोश में टिक करके आ जाएंगे। समझना, ये मैंने आपको बताया नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर वो सरफेस वाला टेम्परेचर था, और एक टेम्परेचर होता है जिसको कहते हैं कोर बॉडी टेम्परेचर, ये इंटरनल टेम्परेचर होता है। प्यारे साथियों, इंटरनल का मतलब है हमारे बॉडी के अंदर के टिश्यू का टेम्परेचर, अंदर के ब्लड का टेम्परेचर, अंदर का टेम्परेचर जो होता है इंटरनल, उसको कोर बॉडी टेम्परेचर कहेंगे। जनरली सरफेस टेम्परेचर से ज्यादा होता है। तो यहां कोर बॉडी टेम्परेचर, कोर बॉडी टेम्परेचर, it is the temperature that is present, it is the temperature that is present in the internal of body, in the internal of body, example tissue, ब्लड। इट इज, ये कितना होता है आपसे पूछा जाए तो आप बोलिएगा इट इज 37.8 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्यारे साथियों, ये बात समझिएगा, हमारा सेल्सियस में सरफेस होता है 37, तो
इंटरनल टेम्परेचर 37.8 ज्यादा होता है, ऊपर का 98.6 है, अंदर का देखेंगे 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। देखा होगा आपने, ऑब्जर्व किया होगा, रेक्टम से जब टेम्परेचर लेते हैं ओरल के मुताबिक वो एक ज्यादा होता है, क्योंकि रेक्टम भी तो इंटरनली हो गया ना। तो जनरली आपका क्या है, ये आपका नॉर्मल, आपको एक टेम्परेचर याद रखना है। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर होता क्या है। टेम्परेचर की डेफिनेशन मैंने आपको दी थी कि टेम्परेचर जो होता है वो होता है हीट का प्रोडक्शन माइनस हीट का लॉस। यही तो होता है, हीट प्रोडक्शन माइनस हीट लॉस। इसको टॉपिक को समझना, हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस कैसे होता है, शरीर गर्मी कैसे पैदा करता है, एनर्जी कैसे पैदा करता है। हीट प्रोडक्शन, हीट प्रोडक्शन, देखिए हीट प्रोडक्शन का हमारे अंदर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होती है, सबसे मोस्ट कॉमन तरीका जो होता है वो होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। सबसे मोस्ट कॉमन, मोस्ट मेजर तरीका जो है वो ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड है। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड का मतलब समझिएगा कि हम जो खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर में जाके पचता है तो हमें ताकत देता है, इसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड। मेरा जो खाना है वो बना है कार्बोहाइड्रेट, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, है ना। ऐसे कैटेगरी बनाते हैं ना हम कि क्या क्या भैया, प्रोटीन, फैट, कार्ब्स, विटामिन्स और मिनरल। प्यारे साथियों, यहां आपको बता दूं, ऑक्सीडेशन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीडेशन ऑफ फूड किनका होता है, पांचों का नहीं होता है, यहां सिर्फ इनका होता है, क्योंकि कार्ब से लेके प्रोटीन तक यही एनर्जी देते हैं। क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। रही बात विटामिन और मिनरल की, विटामिन और मिनरल का काम जो होता है वो काम सिर्फ मेटाबॉलिज्म का है। किसका है, मेटाबॉलिज्म का। भाई सिंपल सी बात है, आपने कभी ये सोचा है कि मैं एक प्लेट भर के विटामिन खा सकते हो आप, एक प्लेट भर के आयरन की रॉड खा सकते हो आप, हाँ, एक सोने की कटोरी भर के सोना खा सकते हो आप? नहीं खा सकते मेरे प्यारे साथियों। यहां सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन, फैट और कार्ब्स खाएंगे। अब देखिए ऊपर वाले की कुदरत कि जो फैट होता है, अगर 1 ग्राम फैट खाओगे तो 9 kcal की एनर्जी, ताकत मिलेगी। हीट का मतलब है एनर्जी। अगर आपने प्रोटीन खाया या आपने कार्बोहाइड्रेट खाई तो 1 ग्राम से 4 kcal मिलेगी, और 1 ग्राम से 4 kcal होगी प्रति ग्राम। ये पॉइंट जो है, 9 kcal किससे मिलती है, 4 किससे मिलती है, भैया अभी याद करिएगा। जनरली क्या हुआ, मुझे अगर ताकत चाहिए, हीट प्रोडक्शन करना है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड पहला काम है, पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड, जिससे एनर्जी आप गेन कर सकते हो, हीट प्रोड्यूस कर सकते हो। सेकंड, आप समझिए, हीट प्रोडक्शन का सेकंड तरीका और होता है जिसको कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड। स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ फूड, या फिर थर्मिक इफेक्ट भी कहते हैं। कौन सा इफेक्ट, थर्मिक। देखो प्यारे साथियों, ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट, पहला तो है खाना खाओ डायरेक्ट एनर्जी पाओ। दूसरा कॉन्सेप्ट जो होता है वो है स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड, थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट इसको समझाता हूं। हम इंसान खाना खाने के लिए, मान लीजिए आज मैं रोबोट होता तो मैं, मेरी एकदम से बैटरी 0 पे आ जाती, तो मैं खाना खाने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता था। बट अगर आपके पास खाना रखा हुआ है तो आप क्या करोगे, आप उस खाने को अपनी तरफ खिसकाओगे, उस खाने को तोड़ोगे, दबाओगे, पेट में पचाओगे,
पचाने के बाद अब्जॉर्ब करोगे, है ना, अपने आप अब्जॉर्ब करोगे, अब्जॉर्ब करने के बाद डाइजेस्ट करने के बाद अब्जॉर्ब किया, अपने शरीर को मिल गया वो सारी चीजें। यहां समझना एक बात, बात यह है कि जो खाना आप खा रहे हो, खींच रहे हो, उसको खींचने में भी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको चबाने में भी तो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, उसको अब्जॉर्ब करने के लिए भी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। तो थर्मिक इफेक्ट ऑफ द फूड का मतलब होता है कि खाने को डाइजेस्ट करने से लेकर कंज्यूम करने तक जितनी एनर्जी एक्स्ट्रा में प्रोड्यूस हो रही है उन सबको कहते हैं स्पेसिफिक डायनामिक एक्शन ऑफ द फूड। इट इज द energy that is produced, it is the energy that is produced for breaking, digesting, consuming and absorbing of food। तो यहां क्या बोला गया, एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है खाना पचाना, खाने में अब्जॉर्ब करने में, उसको कहते हैं स्पेसिफिक डायनेमिक एक्शन ऑफ द फूड। सबसे ज्यादा याद रखिएगा मेरे प्यारे साथियों, जो प्रोटीन होता है ना, इसको पचाने में ज्यादा से ज्यादा, भैया जिम जाते हैं लोग बाग, तो जिम जाते हैं तो जिम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन के डब्बे दिए जाते हैं और आप प्रोटीन खाते हो। तो याद रखिएगा, घर में बैठ करके आप प्रोटीन खाओगे तो आपको बॉडी में नहीं लगेगा, वो प्रोटीन को पचाने के लिए आप एक्सरसाइज करोगे, मसल्स ग्रोथ करेगी, फिर और प्रोटीन की डिमांड होगी। तो यहां जिन इंसान को प्रोटीन खाते हैं उनको 30% SDAF की जरूरत पड़ती है, थर्मिक इफेक्ट की जरूरत पड़ती है। मिक्स्ड डाइट को पचाने के लिए 12% की जरूरत पड़ती है एनर्जी की। दूसरी बात, आपका जो कार्ब्स होती हैं, कार्ब्स को पचाने के लिए 5 से 6%, और फैट जो होता है वो 4% में आपका डाइजेस्ट हो जाता है। तो यहां आपकी क्या हो रही है, प्रोटीन जब खाने बैठोगे तो प्रोटीन खाने में आपको और एनर्जी प्रोड्यूस होगी, और फिर आप उसको तोड़ करके खाओगे तो खाने के बाद आपके एनर्जी का लेवल बूस्ट अप हो जाएगा। यहां सेकंड तरीका हीट को प्रोड्यूस करने का। अगला तरीका जो होता है वो थर्ड तरीका होता है हीट प्रोड्यूस करनी है, तो आपकी अगला तरीका है एक्सरसाइज। प्यारे साथियों, एक्सरसाइज एक ऐसा तरीका जिसमें एक इंसान वो क्या करता है, अपने स्केलेटल मसल्स को खींचता है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स। जब ये कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है तो वो मसल्स आपकी खींचती है, तो वो एनर्जी और खाना मांगती है और एनर्जी प्रोड्यूस करती है। तो यहां याद रखिएगा, एक्सरसाइज से भी आपकी हीट प्रोड्यूस होती है। द स्केलेटल muscle also produced energy by its contraction and relaxation ये स्केलेटल मसल्स 80% तक एनर्जी प्रोड्यूस करती है। अगर एक्सरसाइज करोगे आप 80% तक एनर्जी स्केलेटल मसल से हो जाएगी। देखो जनरली मसल्स को अपन एमएसएन में पढ़ोगे आप लोग, मसल्स जो होती है वो अलग अलग कैटेगरी होती है। एक मसल्स होती है जो हड्डियों के चारों तरफ लपटी हुई होती है, उसको स्केलेटल मसल कहते हैं। एक मसल होती है जो सॉफ्ट टिश्यू को बनाती है, तो सॉफ्ट टिश्यू को बनाने में विसरल मसल कहलाते हैं, जैसे ऑर्गन, पेट हुआ, ये सब को बनाने वाली विसरल हो जाती है। समझ रहे हो आप बात को? तो ये स्केलेटल विसरल मसल, तो यहां पर आपकी एक्सरसाइज से भी आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। अगला याद रखना, हार्मोनल चेंजेस, हार्मोन्स की वजह से भी हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है, एड्रीनलिन, ओवेरियन हार्मोन्स जो होते हैं, वो हार्मोन्स क्या करते हैं, इंक्रीज टेम्परेचर बढ़ा देते हैं।
इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे प्यूबर्टी के टाइम पे हुआ या फिर सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे टेम्परेचर बढ़ा देंगे बॉडी का, तो वो हार्मोन्स भी जिम्मेदार है। तो जनरली मैंने आपको एक ओवरव्यू बताया कि अगर आपको हीट मेंटेन करनी है, हीट बनानी है शरीर में, तो तरीका क्या होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, सर्दियों का टाइम आने वाला है, तो सर्दियों के टाइम पे आप चाय पियेंगे, वो चाय आपके अंदर पेट में जाके आपको एनर्जी देती है, क्योंकि शुगर का कंटेंट ज्यादा, हीट ज्यादा, तो एनर्जी देगी, तो आपका हीट प्रोडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड हो रहा है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर आपका क्या है, अगर आपको एनर्जी चाहिए तो खान पीन से आपकी एनर्जी, खाना पीना एक्सरसाइज, इससे एनर्जी बनेगी। दूसरा होता है एनर्जी लॉस कैसे होती है। तो देखो हीट लॉस का तरीका क्या होता है। हीट लॉस जो होती है ना, वो हीट लॉस हमारे शरीर से सबसे मेजर हीट लॉस होती है आपकी स्किन के जरिए। 80% तक आपके गर्मी, शरीर की गर्मी बाहर निकलेगी खाल से। फिर 20% जो होती है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फीसेस, यूरिनरी सिस्टम, इसके जरिए बाहर निकलती है। तो अराउंड अराउंड 80% ऑफ हीट इज रिलीज्ड फ्रॉम स्किन। 80% तक तो स्किन से निकल जाती है, एंड रिमेनिंग 20% फ्रॉम, रिमेनिंग 20% कहां से, फेफड़ों से, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, लंग्स, फीसिस एंड यूरिन के जरिए आपके सारी की सारी हीट लॉस हो जाती है। तो आप गर्मी में देखते होंगे ना कि गर्मी के अंदर हीट लॉस होने का तरीका क्या होता है, पसीना आता है आपका, तो उस गर्मी का निकल जाती है। तो हमारी मेजर गर्मी जो है स्किन के जरिए निकलती है। 20% जो होता है सांस, हम सांस लेते हैं, तो आप देखोगे सर्दियों के टाइम में सांस लोगे तो अंदर से गरम गरम हवा निकलती है, तो यही हीट लॉस हो रही है। गर्मी में नहीं दिखेगी आपको ये हीट लॉस, सर्दी में आपको दिखेगी। तो यानी कि हमारे बॉडी में ऐसी साइकिल बनी कि एनर्जी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, और जो बची हुई एनर्जी उसी को टेम्परेचर का नाम दे दिया कि शरीर का इतना टेम्परेचर, जो मैंने आपको बताया। मैं आपको यहां बताता हूं स्किन से हीट लॉस कैसे होती है। तो यहां मैं आपको एक मैकेनिज्म समझाता हूं, क्योंकि सवाल बनते हैं कि मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस क्या, प्यारे साथियों, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस, मैकेनिज्म ऑफ हीट लॉस। देखो भाई, हीट लॉस के तरीके क्या होते हैं, इस तरीके को याद रखना रेस से। ये बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट सेट के नजरिए से आप याद रखिएगा। पूछेंगे मैकेनिज्म, पहला मैकेनिज्म कौन सा है, लास्ट कौन सा है, 12% कौन सा है, ऐसे इस तरीके से सवाल पूछेंगे। रेस मैकेनिज्म सबसे पहला होता है, अगर हीट लॉस होती है तो वो रेडिएशन से होती है। हीट लॉस का तरीका क्या है, रेडिएशन तरीका है। रेडिएशन का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, यहां समझना, शरीर की गर्मी, वो जैसे सूरज होता है हमारा, सूरज, एक सूरज जो है ना, इस तरीके से सूरज होता है, तो वो सूरज जो होता है हमारी अर्थ तक रोशनी देता है, हमारी अर्थ तक गर्मी देता है गर्मी, कि भैया यहां से किरणें आ रही है, वेव्स आ रही है और हमें गर्मी दे रही है। सेम सीन आपका कहाँ होता है कि एक पेशेंट जो होगा, उस पेशेंट के अंदर से भी ऐसे ही वेव्स निकलती है, गर्मियां निकलती है और एटमॉस्फेयर में चली जाती है 60% तक। अब आप बोलोगे सर हमें तो वेव्स दिखी नहीं, तो वेव्स दिखती नहीं है प्यारे साथियों। यहां पर शरीर आपका, मैं मान लीजिए मैं बहुत बुखार पे हो रहा हूं, शरीर में से 80% तक ऐसे वेव्स निकल निकल के, सॉरी 60% तक ये वेव्स निकलती है और एनवायरनमेंट में निकल जाएगी और आप ठंडे हो जाएंगे। तो यहां जब अगर हीट का लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हो, उसको रेडिएशन कहते हैं। तो क्या कहते हैं, रेडिएशन कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हीट लॉस हो। तो व्हेन हीट लॉस is through electromagnetic waves,
अगर हीट लॉस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के द्वारा हो उसको रेडिएशन कहते हैं, कॉल्ड एज रेडिएशन, कॉल्ड एज रेडिएशन, जो कि 60% टोटल हीट लॉस का 60% रेडिएशन से होता है। किससे होता है प्यारे साथी? रेडिएशन से होता है। यहां समझना, अगला मेथड ये तो हो गया फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। सेकंड जो मेथड होता है हीट लॉस का, वो होता है आपका इवेपोरेशन। क्या होता है? इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन समझना, जनरली होता क्या है, हम गर्मियों के अंदर हमारे शरीर से पानी शरीर के ऊपर आ जाता है, माने कि पसीना शरीर के ऊपर आ जाता है। हम जैसे जैसे गर्म होंगे वो पसीना भाप बन करके उड़ जाएगा। तो भाप बनता क्या है कि शरीर की गर्मी को लेकर के वो गर्मी उसको वेपराइज्ड कर देती है, और पसीना पानी की स्टेज को छोड़ करके भाप की स्टेज में पहुंच जाता है। सेम सीन ऐसा ही होता है। पहला 60% तो रेडिएशन निकाल दिया, फिर भी गर्म हो रहे हैं, पसीना आएगा, और पसीना आने के बाद वो पसीना आने के बाद भाप बन बन के उड़ जाएगा। इसी को कहते हैं इवेपोरेशन। इट इज अ कंडीशन in which it is a condition in which a patient a patient sweat comes on skin and get vaporized, causing coolness to body, causing coolness to body। पानी भाप बनेगा, इसको इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन कॉजेस कितना लॉस? इवेपोरेशन कॉजेज, ये सवाल जो है ना, कॉजेज 22% लॉस। यहां सवाल पूछते हैं कितना परसेंट, 22, वेव्स के द्वारा कितना, 60। तो ये पूछा जाएगा, ये याद रखिएगा, एक एक टॉपिक एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो रेडिएशन, इवेपोरेशन, और तीसरा हीट लॉस जो होता है प्यारे साथियों, वो तीसरा हीट लॉस जो है वो तीसरा कहलाता है कन्वेक्शन मेथड। क्या कहलाता है? कन्वेक्शन मेथड कहलाता है। तो चलिए तीसरे पे चलते हैं, हमारा कन्वेक्शन मेथड। ये आरोग्यम बैच जो है ना साथियों, आप सभी के लिए आरोग्यम बैच स्पेशली ये लेकर के आया है कि आपको इजीली थ्योरेटिकल क्लासेस आपको प्रोवाइड करी जाए, कि आप हर देश का हर बच्चा नर्सिंग करने वाला वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सके, फायदा उठा सके। यहां समझिए कि तीसरा जो है उस मेथड को कहते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मेथड, ये गर्मियों में सबने इस कन्वेक्शन मेथड का मजे लिए हैं, क्योंकि कन्वेक्शन मेथड के बिना आप परेशान हो जाओगे। मान लीजिए 2 मिनट भी लाइट बंद हो जाए तो आपका कन्वेक्शन मेथड फेल हो जाएगा। कैसे? कन्वेक्शन मेथड का मतलब होता है कि मैं गरमा रहा हूं, तो मेरे अंदर की जो गर्म हीट है उसको निकालने के लिए हम पंखा चलाते हैं, कूलर चलाते हैं, हम एसी चलाते हैं। वहां से ठंडी हवा आती है, वो मेरे अंदर की गर्म हवा को कांटेक्ट में लेती है और आगे धकेलती रहती है, जिससे मैं क्या हूंगा, रिलैक्स हो जाऊंगा। कन्वेक्शन मेथड समझ में आया प्यारे साथियों? कन्वेक्शन मेथड का मतलब क्या है कि एक इंसान के गर्म हवा जो है वो ठंडी हवा आए, गर्म हवा को लेकर के आगे मूव ऑन करती जाए, धकेलती रह जाए। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं। एक इंसान यहां बैठा हुआ है, गरमा रहा है बुरी तरीके से, इधर की तरफ से पंखा चल रहा है, बढ़िया तरीके से पंखा है ना, ऐसे पंखा चल रहा है। अब ये पंखे से गर्म ठंडी ठंडी हवा आएगी, इसको आकर के इसकी जो गर्म हवा है सराउंडिंग में, उसको आगे धकेलती रहेगी। तो इससे क्या होगा, ये इंसान ठंडा पड़ने लग जाएगा, ठंडा होने लग जाएगा। यही तो होता है कूलर एसी में, तो इसको कहते हैं कन्वेक्शन। जनरली कन्वेक्शन जो मेथड है 15% तक आपकी शरीर की गर्मी को निकालता है। तो यहां समझिएगा, द कन्वेक्शन इट इज अ method in which it is a method in which a a moving a moving wind
causes movement of hot air of patient away from it. Example, fan, कूलर, एसी, ये गर्म हवा को ले जाता है। तो ये कितना परसेंट होता है? इवेपोरेशन जो होता है प्यारे साथियों 15% होता है। कन्वेक्शन 15% होता है। तो 60, 22 और 15, तो ये आपके कन्वेक्शन। लास्ट मेथड जो होता है उस मेथड को कहते हैं, चौथा जो हीट लॉस करने का मेथड होता है उसको कहते हैं कंडक्शन। कंडक्शन मेथड, ये कंडक्शन मेथड आपका कौन सा मेथड होता है जिसमें आप हीट लॉस को करवाया जाता है? एक आपको एग्जांपल, एक आपको एक इमेज दिखा रहा हूं। वो इमेज पूछी गई थी, यहां ऐसे एक इमेज आ गई थी, रैंडमली कोई और इमेज आई थी। एक इमेज आपके सामने लेकर के आया, पेशेंट है, इस बच्चे के अंदर फीवर आया हुआ है, और फीवर माने कि हीट बहुत ज्यादा, गर्मी बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रही है। हीट लॉस का तरीका पढ़ा हमने, रेडिएशन के द्वारा निकल जाती है, इवेपोरेट पसीने के द्वारा, हवा का पंखा चलाया तो भी गर्मी निकलेगी। ये कौन सा मेथड है प्यारे साथियों? ये जो मेथड है, ये चौथा मेथड, इसी को कहते हैं कंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? कंडक्शन मेथड। गीला कपड़ा सिर पे रखा तो जनरली होगा क्या? इस बच्चे की गर्मी जो होगी इस कपड़े में आ जाएगी, इस कपड़े की ठंडास जो होगी, कोल्डनेस, कूलनेस जो होगी वो बच्चे में आ जाएगी। तो इस तरीके का कांटेक्ट के द्वारा जो ट्रांसफर होता है हीट का, उसको कहते हैं कंडक्शन मेथड। तो ये कंडक्शन मेथड हमारे शरीर में सिर्फ 3% ही होता है। बट जब फीवर आता है तो कोल्ड स्पंजिंग, सवाल इस तरीके से पूछा गया था कि कोल्ड स्पंजिंग जो करते हैं उससे हीट लॉस कौन से मैकेनिज्म से होता है? तो आंसर जो था, तो आंसर वो था, वो कंडक्शन मेथड के द्वारा। समझ रहे हैं आप? तो यहां समझिएगा कि हमारा कंडक्शन मेथड जो है, वो कंडक्शन मेथड क्या है? बाय कांटेक्ट, बाय कांटेक्ट हीट का एक्सचेंज हो जाना। इट इज द एक्सचेंज ऑफ, it is the exchange of heat between a cool surface and a hot surface. It is the exchange of heat between a cool surface and the hot surface, कि एक्सचेंज होना हीट का एक गर्म और एक ठंडी चीज के बीच में विथ कांटेक्ट। ये जरूर याद रखिएगा, अगर कांटेक्ट नहीं है उसको नहीं कहेंगे विथ कांटेक्ट। इट इज 3% ऑफ हीट लॉस। 3% होता है इस तरीके का हीट लॉस, जिसको कंडक्शन मेथड कहते हैं। एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, कोल्ड स्पंजिंग। कोल्ड स्पंजिंग जो करते हैं फीवर में, उसी को जरूर याद रखना है। तो जनरली हमने अभी क्या पढ़ा? हमारे शरीर में हीट का प्रोडक्शन होता है, ऐसे ऐसे खाना खाओगे, एक्सरसाइज करोगे, हीट का लॉस होता है स्किन के द्वारा, तो रेस मेथड के द्वारा, रेडिएशन, इवेपोरेशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, इसके द्वारा होता है। प्यारे साथियों, अब मैं आपको एक मशीन के बारे में बताना चाहूंगा जिसका उपयोग किया जाता है टेम्परेचर को नापने के लिए। ये मशीन जो है, इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं थर्मोमीटर। क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। समझ में आई आपको बात? थर्मोमीटर जो है, वो थर्मोमीटर का क्या उपयोग है कि आप इस थर्मामीटर से फीवर को नाप सकते हैं, बॉडी का टेम्परेचर नाप सकते हैं। ये थर्मामीटर 2 पार्ट से मिलकर के बना। पहला पार्ट जो है ये वाला पार्ट, और दूसरा पार्ट जो है नीचे वाला पार्ट, ये पार्ट।
ऊपर वाला पार्ट है इसको कहते हैं स्टेम। ये पार्ट नीचे की तरफ देखेंगे गोल सा पार्ट होता है, इसको कहते हैं बल्ब। स्टेम और बल्ब पहले के जमाने में चल रहे थे, ठीक है। अब तो इलेक्ट्रॉनिक वाले आ गए, बटन दबाओ आप टेम्परेचर लो। बट सवाल हमसे यहीं से पूछा जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से हमारा ज्यादा वास्ता है, बट कॉन्सेप्ट के हिसाब से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक यूज में लिया जा रहा है, बट यहाँ थ्योरी के हिसाब से सवाल इसी का यूज में लिया जा रहा है। यहाँ सबसे पहला सवाल यह आता है कि हमारा थर्मामीटर की रीडिंग कहाँ से चालू होती है। तो 35 से लेके 43.3 डिग्री सेल्सियस से चालू होती है, और हम उसको अगर फ़ारेनहाइट में कहें तो 95 से लेके 110 डिग्री फ़ारेनहाइट इस थर्मामीटर की रीडिंग होती है। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जब भी इस थर्मामीटर का उपयोग करते हैं तो जनरली हम इसको साफ करने के लिए एक तरह के सॉल्यूशन में डुबोते हैं। ऐसे एक बकेट होता है, उस बकेट के अंदर हम इसको डुबोते हैं और उस बकेट के अंदर एक सॉल्यूशन भरा होता है। यहां पर एक सॉल्यूशन भरा होता है इसको साफ करने के लिए। वो सॉल्यूशन कौन कौन से होते हैं, वो सॉल्यूशन पे ध्यान दिए। पहला सॉल्यूशन सेवलॉन, दूसरा लाइजॉल और तीसरा डेटॉल। ये 3 सॉल्यूशनों का उपयोग में लिया जाता था। तो जनरली हमें थर्मामीटर का उपयोग करना है तो आपको इसको कहाँ 3 सॉल्यूशन में पटकना पड़ेगा। 3 सॉल्यूशन का उपयोग कैसे, सॉल्यूशन बनता है 1:20, 1:40 और 1:40 के हिसाब से। इस थर्मामीटर के नीचे एक मेटल भरा होता है। ये एकमात्र एक ऐसा मेटल है लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, उस मेटल को कहते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्यों लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है। हल्का सा भी टेम्परेचर जो होगा उसको फील करके आगे पहुंचा देगा, धक्का दे करके पहुंचा देगा। तो प्यारी सी बात देखो, मर्क्यूरी का इस्तेमाल लिया जा रहा है। यहां समझना कि ये सेवलॉन और ये लाइजॉल और ये डेटॉल 1:40, 1:20 का मतलब क्या है कि जब हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे वो प्योर सॉल्यूशन नहीं होता। प्योर का मतलब है पूरी की पूरी डेटॉल नहीं डालते, सेवलॉन या लाइजॉल नहीं डालते। हम जो डालते हैं इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक मिलावट पानी के साथ मिला करके डाल रहे हैं। जैसे कि मैं आपको समझाता हूं, ये सेवलॉन लाइजॉल ये इनका किस तरीके से है। देखिए सेवलॉन लाइजॉल का किस प्रकार से है, तो सेवलॉन लाइजॉल का किस प्रकार से होता है कि आपका जो ये सेवलॉन है, ठीक है, आपका ये सेवलॉन जो होता है वो सेवलॉन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। मैंने बोला आपको सेवलॉन का इस्तेमाल लिया। सेवलॉन आपको बोलेंगे 1:20 के रेशियो में। इसका मतलब समझना सेवलॉन 1:20 का मतलब क्या है कि मैं अगर 100 ml का एक सॉल्यूशन बनाना चाहता हूं, एक लिक्विड बनाना चाहता हूं जिसमें सेवलॉन और पानी मिलाऊं, और वो रेशियो होना चाहिए 1:1:20 का। तो वो रेशियो कैसे बनेगा कि मुझे क्या करना है, 1:20 इंटू 100 कर देना है। क्या 1:20 इंटू 100 बोला ना, 1/20 का करना है। तो जनरली क्या होता है कि हम यहां देखेंगे 5 आया तो 5 ml, ये जो 5 ml आया 5 ml, ये होता है सेवलॉन। क्या भैया, सेवलॉन। और 100 में से 5 ml तो हम क्या डाल रहे हैं, सेवलॉन डाल रहे हैं, तो 95 ml वाटर डलेगा। तब जाकर के क्या होगा, 1:20 का रेशियो बनेगा। तो आपसे अगर एम्स में इस तरीके का सवाल पूछ लें, बाई चांस पूछ लें कि मानिए कि एक सॉल्यूशन ऐसा बनाना है जिसमें 100 ml का सॉल्यूशन बनाना है, 1:20 के हिसाब से, 1:20 के हिसाब से आपको रेशियो बनाना है कि सेवलॉन कितना डालोगे, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एग्जाम्पल में आपको अगर दूसरा दूं कि भैया 1:20 के हिसाब से 1000 ml का सॉल्यूशन बनाना है, तो आप क्या करेंगे, 1000 ml को कैसे करेंगे, 50 ml तो सिर्फ और सिर्फ क्या डालना है, सेवलॉन डालना है। 1000 में से 50 सेवलॉन डलेगा तो 950 जो होगा वो क्या डलने वाला है, वो वाटर डलने वाला है। तो इस प्रकार से रेशियो तय होता है। किस प्रकार से, इस प्रकार से रेशियो तय होता है। दूसरा बात आप यहां समझें कि जो सेवलॉन और इनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमारा जो थर्मामीटर था ना, उस थर्मामीटर के मैंने 2 पार्ट बताए थे। वो 2 पार्ट कौन से थे, बल्ब
और स्टेम। याद रखना प्यारे साथियों कि बल्ब और स्टेम की एक खासियत होती है कि मान लीजिए ये थर्मामीटर है और मैंने इसको यूज नहीं किया, ये एक सॉल्यूशन के अंदर रखा हुआ है। अब मुझे डॉक्टर ने बोला चलिए टेम्परेचर लीजिए, तो मैं यूं का यूं सॉल्यूशन में निकाल के पेशेंट के मुंह में नहीं रखूंगा, क्योंकि सेवलॉन उसके मुंह में चला जाएगा। सवाल ये आता है, थर्मामीटर बिफोर यूज हम निकालते हैं, यूज करेंगे उसको, तो आप उसको कहां से कहां साफ करेंगे? मैंने आपको क्लीनिंग का एक तरीका बताया था। वो क्लीनिंग का तरीका था मोर क्लीन सरफेस से लेस क्लीन की तरफ जाते हैं। हमेशा सफाई वहां से करते हैं। कैसे सफाई करते हैं? चाहे से कोई घाव साफ भी करना हो, कि ज्यादा एक कमरा ऐसे इमेजिन कीजिए जहां कचरा, एक साइड में बहुत सारा कचरा है और थोड़ी थोड़ी दूर पे थोड़ा थोड़ा कचरा है, तो ये ज्यादा कचरे को पूरे कमरे में फैलाओगे या पूरे कमरे के कचरे को समेट करके एक जगह लाओगे? ऐसा ही होता क्या है कि अगर बिफोर यूज थर्मामीटर है तो हम उस थर्मामीटर को ऐसे निकालेंगे और निकालने के बाद बल्ब से सफाई करते हुए रोटेशन मेथड में स्टेम को क्लियर करेंगे। तो बिफोर यूज में क्या होता है? बल्ब टू स्टेम सफाई होती है। और मैंने मान लीजिए मैंने मुंह के अंदर थर्मामीटर रखा, अब उसको कैसे साफ करूंगा? तो वो साफ होगा आपके स्टैंप से लेकर के बल्ब तक, क्योंकि स्टैंप आपका लेस क्लीन है, तो ये सबसे ज्यादा यहां पर आपके सबसे ज्यादा कंटेमिनेटेड हो गया। तो यहां आफ्टर में क्या होता है? आफ्टर में स्टेम टू बल्ब ऐसे क्लीन करते हैं। तो ये आपका क्लीन करने का तरीका, और जनरली रोटेशन मेथड में क्लीन करना है। कैसे? रोटेशन मेथड। रोटेशन मेथड में हमें क्लीन करना है कि थर्मामीटर को गॉच पीस से ऐसे लिया और इस तरीके से घुमाते हुए क्लीन करना पड़ेगा। तो यहां तक तो आपको ये बात क्लीन है कि भैया किस तरीके से क्लीन करते करते आगे पहुंचना है। अगला मैं आपको एक पॉइंट और आपको बताता हूं कि हमेशा टेम्परेचर जो लेते हैं, वो टेम्परेचर लेने के कुछ रूट होते हैं। टेम्परेचर रूट्स। वो रूट्स कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला टेम्परेचर लेने का रूट होता है ओरल रूट। कि अगर आपको किसी का थर्मामीटर लगाना है ओरली, आप थर्मामीटर लगा सकते हैं, और वो मोस्ट यूज में ले लेते हैं थर्मामीटर का। बट जनरली आप देखिएगा ये जो ओरल रूट के लिए थर्मामीटर आते हैं ना, वो उनका बल्ब जो होता है वो लॉन्ग होता है, लंबा बल्ब होगा। तो यहां पर ओरल रूट के अंदर बिलो द टंग रखा जाएगा थर्मामीटर को, बिलो द टंग, जुबान के नीचे। टंग फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए रखा जाएगा। जो आपको ये बात बताई जा रही है, ओरल में आप क्या करते हैं? जुबान के नीचे थर्मामीटर रखेंगे, 2 मिनट के लिए रखेंगे। बट डिजिटल थर्मामीटर जो होता है वो फास्ट रीडिंग देता है, तो वो बीप कर जाएगा। यहां पर आपको क्या करना है? 2 मिनट के लिए जुबान के नीचे रखना है। बट याद रखिएगा जो इन्फेंट होते हैं, छोटे बच्चे, इन्फेंट या फिर कोमाटोस, जो पेशेंट कोमा के अंदर होते हैं, या फिर मेंटली इल पेशेंट जो होते हैं, उनके मुंह में कभी भी थर्मामीटर मत देना, क्योंकि मर्क्यूरी होता है थर्मामीटर में, और मेंटली इल है तो उसको गुस्सा है और वो चबा जाएगा थर्मामीटर, और चबाने के बाद कांच वांच सब अंदर ले जाएगा। तो इन पेशेंट में जो छोटे बच्चे, कोमाटोस, मेंटली इल, इनके अंदर नहीं देना है। क्या भैया? नहीं देना है। देखो ओरली अगर आप टेम्परेचर लोगे तो आपका 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर नॉर्मल 37 डिग्री सेल्सियस आएगा। पहली बात क्लियर। और जो लोग, ऐसे लोग भी होते हैं, कई लोग की चाय पी करके आए, गरम गरम चाय, गरम कुछ और सूप वूप पी करके आए, या स्मोकिंग करके आए भाई साहब, या फिर वो ठंडी कॉफी पी के आए, तो उस दौरान भी 15 से 30 मिनट वेट करना पड़ेगा। इंजेस्टेड पीपल जो होते हैं, इंजेस्टेड पीपल जो क्या करके आए, कुछ भी हॉट या कोल्ड पी करके आए, तो उनमें वेट करना है 15 से 30 मिनट। 15 से 30 मिनट वेट करना है। और ऐसा एक और पॉइंट याद रखिएगा, कई बार बच्चे गलती करते हैं कि कोई पेशेंट ऑक्सीजन मास्क के ऊपर है और उसका टेम्परेचर की बोला, तो मास्क हटा करके फिर टेम्परेचर रहते हैं। तो जो नेजल ब्रीथिंग पे होते हैं, नेजल मास्क या इन मास्क के ऊपर होते हैं, उनके अंदर भी नहीं लेना भाई। ठीक है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है सारी चीजें। तो आपको याद रखना है ओरल का ये चीज। दूसरी बात आती है कि ओरल के बाद सेकंड रूट जो होता है,
वो होता है एक्सिला। एक्सिला रूट। एक्सिला रूट आपसे पूछा जाए तो ये मोस्ट कॉमन रूट है। मोस्ट कॉमन रूट, ये मोस्ट कॉमन रूट है। इसमें हम कहां प्लेस करते हैं थर्मामीटर को? अंडर आर्म में। थर्मामीटर इज प्लेस्ड इन अंडर आर्म। ठीक है, अंडर आर्म फॉर 3 to 5 मिनट्स। यहां याद रखिएगा कितने मिनट? 3 से 5 मिनट के लिए। प्यारे साथियों, एक्सिला में 3 से 5 मिनट रखना है। और 3 से 5 मिनट जब रखोगे तो आपका नॉर्मल टेम्परेचर जो आएगा, वो नॉर्मल टेम्परेचर कितना आएगा? नॉर्मल टेम्परेचर विल बी 97.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल मैंने आपको क्या बताया था? मुंह से अगर लेते 98.6 आता है, यहां पर 97.6 आएगा। ठीक है, माने के आने को कुछ भी आ जाए, बट नॉर्मल हमें यही मान के चलना है। मान लीजिए जैसे किसी का बुखार आ रहा है, तो हम एक्सिला से देखेंगे तो बुखार आ रहा है तो उसका क्या हो रहा है भैया? नॉर्मल उसमें हमें हमेशा एक्सिला में क्या होता है? कम वैल्यू आती है, तो हमें क्या करना पड़ता है? +1 करना पड़ जाता है। तो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा, जो भी वैल्यू आएगी। ठीक है, +1 करेंगे तभी तो 98.6 मानेंगे, तो यहां प्लस करना पड़ता है। ठीक है, अगला रूट जो होता है, तीसरा रूट जो होता है, उसको कहते हैं रेक्टम या फिर रेक्टल रूट। तो रेक्टल में क्या होता है? रेक्टम जो होता है इसके अंदर थर्मामीटर डालेंगे। द थर्मामीटर इज इंसर्टेड इन रेक्टम। इन रेक्टम, रेक्टम में थर्मामीटर इंसर्ट करते हैं इन रेक्टम फॉर 2 to 3 minutes at the insertion of 1 to 1.5 इंच। 1 से 1.5 इंच तक थर्मामीटर को इंसर्ट करेंगे एडल्ट के अंदर। आफ्टर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेट करना पड़ेगा। लुब्रिकेशन के बाद थर्मामीटर को डालना है रेक्टम में और 2 से 3 मिनट वेट करना है। यहां याद रखिएगा नॉर्मल टेम्परेचर जो आएगा वो ज्यादा ही आता है, क्योंकि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो हमें -1 करना पड़ेगा। तो यहां मान लीजिए नॉर्मल जो रीडिंग आएगी वो प्लस में आएगी। नॉर्मल रीडिंग वो आएगी 99.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हमें क्या करना है? -1 इज डन। तो -1 हमें करना है प्यारे साथियों। 3 मेथड आपने देखा टेम्परेचर नापने के। दूसरा मेथड जो आपका अगला मेथड आता है, वो मेथड आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का मेथड होता है। टिम्पैनिक मेथड। ये टिम्पैनिक मेथड का क्या मतलब है कि हम हमारे कान के अंदर टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है, उस टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के अंदर से क्या करते हैं? टेम्परेचर लेते हैं। तो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का इन दिस द टेम्परेचर ऑफ tympanic membrane is taken। तो जनरली देखिए वेरियस और मेथड है, जैसे कि ग्रोइन से भी ले रहे हैं, बट जनरली हमारा क्या है, ये 3 मेजर मेथड थे जिनसे हम टेम्परेचर लेते ही लेते हैं। क्या करते हैं प्यारे साथियों? टेम्परेचर लेते ही लेते हैं। तो हमेशा देखिए टेम्परेचर अगर हम ले रहे हैं तो हमेशा 2 स्केल आपके आएगी, उस स्केल से आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ कन्वर्ट करने का। C = F-32 × 5/9। अगर आपको कोई भी एक वैल्यू दे दी जाए, जैसे फ़ारेनहाइट की दे दी, तो फ़ारेनहाइट में से 32 माइनस करना, 5/9 से डिवाइड करके C की वैल्यू आ जाएगी। या फिर हमें बोला गया F की वैल्यू, फ़ारेनहाइट की वैल्यू निकालो, तो हमें क्या करना है? C को यहीं रखिएगा, C × 9/5 करिए और फॉर्मूले में +32 कर दीजिए।
ठीक है। तो यहाँ क्या बात हो रही है भैया, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो यहाँ प्यारे साथियों इस तरीके से आप क्या करने वाले हैं, इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, ये वैल्यू सी की और एफ की आपसे पूछा जाए कि कब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाती है, -32 डिग्री पे दोनों वैल्यू बराबर है। व्हेन द वैल्यू ऑफ C एंड Celsius and Fahrenheit is equal on -40 डिग्री। -40 डिग्री के ऊपर C की, सेल्सियस की और फ़ारेनहाइट की वैल्यू बराबर हो जाती है। क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है। तो आज का टॉपिक जो था आपने पढ़ा, वो आपने क्या पढ़ा कि हमने जनरली देखा कि हमारे क्या चीज होती है कि हमारे जो टेम्परेचर है, वाइटल साइन, हमने ये देखा कि हमारा वाइटल साइन वाइटल ऑर्गन को डिनोट किया, और ये वाइटल ऑर्गन जो होते हैं ये हमें सिग्नल देते हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। और वो सिग्नल कैसे मिलेगा? टेम्परेचर के जरिए मिलेगा, पल्स के जरिए मिलेगा। तो आपने टेम्परेचर देखा, और इसी टेम्परेचर को मेंटेन करने वाला अगर आपसे पूछा जाए कौन मेंटेन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। दिमाग का हाइपोथैलेमस जो होगा वो शरीर को ठंडा करना, गर्म करना, उसके ऊपर वर्क करता है। तो जनरली आज आपने क्या पढ़ा? बेसिक ऑफ टेम्परेचर पढ़ा, किस तरीके से ये टेम्परेचर आपका काम करता है। तो प्यारे साथियों आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा जिसमें मैं आगे और वाइटल साइन के बारे में आपको डिनोट करूंगा, बताऊंगा। तो तैयार रहिएगा और इसी तरीके से पढ़ते रहिएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू गाइस।